नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेणुधर रौतिया लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो या रेलवे, बैंकिंग, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी या एनटीए वीजीसी नेट की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। और हम आज से एक नया सीरीज लेकर आए हुए हैं, याद रखिएगा, लॉजिकल रीजनिंग। विशेषकर एनटीए वीजीसी नेट वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप शुरू से लास्ट तक देखते रहें। ये पार्ट 1 है और जो 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है 20 में से 20 सही हो सकता है। लॉजिकल रीजनिंग में आज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग और अबडक्टिव रीजनिंग। आपने दो चीज़ें जरूर पढ़ा होगा, इंडक्टिव और डिडक्टिव, यानी कि आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क। लेकिन एक तीसरा प्रकार का होता है अबडक्टिव रीजनिंग, यानी कि इसको हिंदी में विवेचनात्मक तर्क कहा जाता है। तो दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये तीनों का मतलब क्या होता है। देखिए, इंडक्टिव, डिडक्टिव और अबडक्टिव रीजनिंग में सबसे पहला पॉइंट हम लेकर आते हैं इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में। ठीक है, इसको ठीक से पढ़ेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आप शुरू से लास्ट तक पढ़ें और कमेंट्स में बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, देखिएगा, इंडक्टिव रीजनिंग का जो पहला तर्क होता है, तीनों का पहले अंतर देख लें। पहला जो है, आप जानते हो कि हम जो है पर्टिकुलर, पहले इंग्लिश में लिख देता हूं, पर्टिकुलर टू जनरलाइजेशन होता है, जनरलाइजेशन। ठीक है, इसका हिंदी में भी बता देता हूं। पर्टिकुलर का मतलब होता है विशिष्ट। आप विशिष्ट को उदाहरण भी बोल सकते हो, विशिष्ट कहो या उदाहरण कहो, दोनों का मतलब होता है एग्जाम्पल। तो यहां पर टू जनरलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण। ठीक है, सामान्यीकरण या सिद्धांत भी कह सकते हो, यानी कि उदाहरण के माध्यम से हम सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, तो ये इंडक्टिव कहलाता है। इंडक्टिव, ये इंडक्टिव रीजनिंग होता है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिएगा, सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। चाहे आपका रीजनिंग की बात करें, चाहे रिसर्च की बात करें, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, इंडक्टिव का जो परिभाषा है पर्टिकुलर टू जनरलाइजेशन होता है। और दूसरा, यहाँ पर जनरलाइजेशन टू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक, या पर्टिकुलर कहो या स्पेसिफिक कहो, स्पेसिफिक। पर्टिकुलर को आप स्पेसिफिक भी बोल सकते हो, स्पेसिफिक। ठीक है, यानी कि इसका उल्टा होता है। पहला सिद्धांत होता है, सिद्धांत या सामान्यीकरण कहेंगे, से विशिष्ट की ओर जाता है या उदाहरण की ओर जाता है। तो इसको जो है, सिद्धांत मीन्स सामान्यीकरण और विशिष्ट मीन्स उदाहरण, इसको हम लोग डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, और जो तीसरे प्रकार का होता है, जो अबडक्टिव जो होता है, इसमें संभावनाएं व्यक्त किया जाता है। ठीक है, केवल एक संभावना है। ठीक है, ना वो इंडक्टिव है ना ही वो डिडक्टिव है, एक केवल पॉसिबिलिटी को दिखाता है, जिसको हम लोग जो है अबडक्टिव रीजनिंग कहेंगे। इसको हम लास्ट में समझने की कोशिश करते हैं। शायद मुझे लगता है ये तीसरा चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन लेक्चर में आपको इसके बारे में मैं जो है विस्तार से बताऊंगा। पहला हम जो है इंडक्टिव रीजनिंग दिखाई कैसे देता है। ठीक है, दिखाई कैसे देता है, महत्वपूर्ण विषय है। कथन होता है और निष्कर्ष होता है।
कथन होता है और अनुमान किया जाता है, कथन होता है और तर्क होता है, कथन होता है कार्यवाही का तरीका होता है, कारण और प्रभाव होता है। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग का पहचान है। अब ये कैसा होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें, इंडक्टिव के बारे में जान लें। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग कहते हैं प्रीमाइस। प्रीमाइस का मतलब होता है आधार वाक्य, हिंदी में हम इसको बोलते हैं आधार वाक्य। मान लीजिए एक आधार वाक्य है, दो आधार वाक्य है, ठीक है। मान लीजिए पहला आधार वाक्य है, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, ठीक है। आप देखिएगा दोनों का मतलब समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। श्याम भी आम खाता है, श्याम भी आम खाता है। ये दो प्रकार की प्रीमाइस हो गया हमारे पास में। एक प्रीमाइस नंबर 1 हो गया, ये प्रीमाइस नंबर 2 हो गया। अब इसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष ये निकालेंगे कि सभी व्यक्ति जो है आम खाते हैं, सभी व्यक्ति, सभी लोग आम खाते हैं, ठीक है, आम खाते हैं। यानी कि दो व्यक्ति को आधार मानकर हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ठीक है। दो व्यक्ति, मान लीजिए 50 व्यक्ति हैं और 50 व्यक्ति के बारे में हम निष्कर्ष निकालेंगे। यदि हम एक व्यक्ति कहें कि आम खाता है, दूसरा व्यक्ति को देखा तो आम खाता है, तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोग आम खाते हैं। तो इसीलिए आगमनात्मक जो तर्क होता है, ठीक है, या तो वो वैलिड हो सकता है, वैलिड हो सकता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वैलिड हो सकता है या नहीं हो सकता है, या नहीं हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए 50 व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति को आपने आम खाते हुए देखा, तो आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि सभी लोग जो है आम खाते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है केवल 2, 4, 5 व्यक्ति को देखकर 50, 100 व्यक्ति के बारे में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों आधार वाक्य सत्य है। प्रीमाइस नंबर 1 और प्रीमाइस नंबर 2 दोनों सत्य है, तो निष्कर्ष भी सत्य होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। आपको पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है उसमें जो निष्कर्ष निकाला जाता है, दो आधार वाक्य या कई आधार वाक्य के माध्यम से जो निष्कर्ष निकाला जाता है, वो जो तर्क होता है वो तर्क हमेशा वैलिड होता है? बिल्कुल नहीं, हमेशा वैलिड नहीं होता। हमेशा इनवैलिड होता है? बिल्कुल नहीं, वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग का जो है निष्कर्ष जो निकलता है या जो तर्क होता है वो दोनों हो सकता है, यानी कि ज्यादा विश्वसनीय नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम इंडक्टिव रीजनिंग का प्रयोग क्यों करते हैं? बिल्कुल होमोजीनियस पॉपुलेशन में हम इंडक्टिव रीजनिंग का प्रयोग करेंगे तो सही निकलेगा। होमोजीनियस का मतलब एक समान पॉपुलेशन हो। जैसे अभी मान लीजिए आप लोग 50 स्टूडेंट लाइव हैं और 50 के 50 स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैंने एक से पूछा कि क्या भाई आप नेट की तैयारी कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी। दो व्यक्ति को हमने, दूसरा व्यक्ति को पूछा, उन्होंने भी कहा जी, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि सभी लोग जो है नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने इंडक्टिव रीजनिंग का एक बढ़िया उदाहरण बता रहा हूं, हमारे दैनिक जीवन में हमेशा उपयोग आता है कि जब हम लोग चावल पकाते हैं तो केवल 1 या 2 या 3 चावल के दाने को छू कर देखते हैं कि ये चावल पका है या नहीं, और यदि 2-3 दाने से हमको समझ में आ जाता है कि ये सभी चावल जो है पक चुका है, तो ये इंडक्टिव रीजनिंग है। हमने एक दाना को दबाकर देखा, पक गया था, दूसरे दाने को दबाकर देखा
तो पक गया था, तीसरे दाने को दबा कर देखा तो पक गया था। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो हंडी के जो खाना है, ये जो बर्तन में जो खाना पक रहा है, वो सभी खाने पक चुके हैं। तो ये होमोजेनियस पॉपुलेशन, यानी कि चावल एक समान है और एक समय में हम खाना बनाने के लिए बिठाए हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी खाने जो है होमोजेनियस पॉपुलेशन में आता है। ठीक है। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में, हेट्रोजीनियस का मतलब विभिन्न समुदाय में। ठीक है। मान लीजिए एक जाति समाज, एक समुदाय के व्यक्ति गलत करता है तो आप पूरे देश को दोषारोपण नहीं कर सकते। एक कम्युनिटी ने दोष किया, दो कम्युनिटी ने दोष किया, तीन कम्युनिटी ने दोष किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सब दोषी हैं। तो ऐसा कहना उचित हो भी सकता है और अनुचित भी हो सकता है, यानी कि वो वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। शायद मुझे लगता है इंडक्टिव रीजनिंग जो है आपको समझ में आ गया होगा। यही डिडक्टिव रीजनिंग है। डिडक्टिव रीजनिंग में हम जो तर्क जो पढ़ेंगे, मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आगे पढ़ने में आपको रुचि प्रदान करे। मान लीजिए ए बड़ा है बी से, सोचो ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो स्वाभाविक सी बात है ए बड़ा होगा सी से। ठीक है। मान लीजिए राम श्याम से बड़ा है, श्याम से बड़ा है, श्याम रीता से बड़ा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि राम सीता से बड़ा ही होगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव, यानी कि सभी व्यक्ति चतुर हैं, सभी व्यक्ति चतुर, आगे पढ़ाऊंगा मैं, सभी व्यक्ति चतुर हैं, सभी के बारे में कर रहे हैं हम, यानी कि एक व्यक्ति दो व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। निगमनात्मक में सिद्धांत पहला चलता है। ठीक है। निगमनात्मक में सिद्धांत पहला चलता है, जनरलाइजेशन करते हैं, सभी व्यक्ति को ले रहे हैं या कुछ व्यक्ति को ले रहे हैं, सभी व्यक्ति या कुछ व्यक्ति को ले रहे हैं। तो उसके आधार पर यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं सभी व्यक्ति चतुर हैं, राम भी एक व्यक्ति है, तो स्वाभाविक सी बात है राम भी चतुर होगा। ठीक है। तो इस तरह के जो रीजनिंग होता है वो डिडक्टिव रीजनिंग होता है। पहले इंडक्टिव कथन और निष्कर्ष को समझते हैं। ठीक है। कथन और निष्कर्ष, जब इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कथन और निष्कर्ष देखिएगा, सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, यह कथन है, एक स्टेटमेंट है। और इसका निष्कर्ष निकलता है पौधों को भी जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, पौधों को भी जीवित रहने के लिए। हम एक व्यक्ति दो व्यक्ति के बारे में हम यहाँ पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं। कथन है सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, पौधों को भी जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। क्या हम पौधे को जीवित प्राणी माने? तो यहां पर जो कह रहा है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस कथन के आधार पर निष्कर्ष वैध है। निष्कर्ष वैध है, हाँ निष्कर्ष मान्य है, नहीं निष्कर्ष मान्य नहीं है। यहां पर ऑप्शन 2 हमने दिया हुआ है, तो इसका हम जो है आंसर ही देख लेते हैं। यहां पर ए ऑप्शन जो है सही है, ए ऑप्शन सही है, हाँ निष्कर्ष मान्य है। कथन एक सामान्य तथ्य स्थापित करता है, क्योंकि सभी शब्द का प्रयोग है, सभी मतलब सामान्य तथ्य स्थापित करता है कि सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। चूंकि पौधे जीवित प्राणी हैं, पौधे भी जीवित प्राणी हैं। ठीक है। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पौधों को भी जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो आप लोग शायद कथन और निष्कर्ष इस रूप में जो है निकालते हैं। अब देखिएगा कारण और प्रभाव को भी समझने की कोशिश करिए। कारण कहता है कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए लचीले काम के घंटे पेश किए। जो आपको पता है कि आजकल पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी, ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, पहला कथन दूसरा कथन पहले कथन को एक्सप्लेन कर रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है।
एक सही है दूसरा गलत है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा कारण और प्रभाव। कारण क्या बोल रहा है, कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए लचीले काम के घंटे पेश किए, यानी कि कम कम काम, लचीले काम मतलब छोटा मोटा काम के घंटे पेश किए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा प्रभाव, इसका क्या प्रभाव हुआ, कर्मचारी संतुष्टि और उत्पादकता में वृद्धि हुई। ठीक है, तो हमारा प्रश्न ये है, क्या कारण और प्रभाव का संबंध तार्किक है, दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। तो हमने दो ऑप्शन दिया, हाँ कारण और प्रभाव का संबंध तार्किक है। ठीक है, कारण और प्रभाव का संबंध तार्किक है, नहीं, कारण और प्रभाव का संबंध तर्कसंगत नहीं है। तो इसका आंसर देखेंगे हम। ठीक है, ये पहला आंसर सही है। इसका हम स्पष्टीकरण देखते हैं। कारण लचीले कार्य घंटों का परिचय, सीधे प्रभाव कर्मचारी संतुष्टि और उत्पादकता में वृद्धि को प्रभावित करता है, क्योंकि लचीले कार्य घंटों को कर्मचारी संतुष्टि और प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए जाना जाता है। इस तरह के ढेर सारे प्रश्न जो है आगमनात्मक में पूछा जाता है, आगमनात्मक तर्क में पूछा जाता है। अब निगमनात्मक तर्क को हम लेते हैं। A इज इक्वल टू बी, ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है। फिर कहता है बी बराबर सी है, बी बराबर सी है। तो मैंने आप लोगों को समझाया है और शुरू से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये मध्यम पद है, यानी कि दोनों को निकाल देते हैं। तो यहां पर निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है। क्या कंक्लूजन निकलता है कि ए और सी भी बराबर होंगी। ठीक है, कंक्लूजन तो यही निकलेगा। ठीक है, यानी कि ए बराबर बी, बी बराबर सी, ये है तीनों है, ए बराबर सी। ठीक है, ये होगा ही। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, निगमनात्मक तर्क जो होता है इस तरह का होता है, या कहें ए ग्रेटर देन, यानी कि ए बड़ा है बी से। ठीक है, बी बड़ा है सी से, बी बड़ा है सी से। तो स्वाभाविक सी बात है ए बड़ा होगा सी से, ए बड़ा होगा, होगा या नहीं, ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अतः होगा सी से। तो ये आपका निष्कर्ष है। और जो निगमनात्मक तर्क है या डिडक्टिव रीजनिंग है, ये किसका थ्योरी है, ये आपको शायद पता होगा किसका थ्योरी है। ये आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अरस्तु का थ्योरी है, अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, अरस्तु द्वारा। और ये साइंस में या दैनिक जीवन में बहुत उपयोग आता है। ठीक है, दैनिक जीवन में भी, मैथमेटिक्स में भी इसका प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग जो है, मैं इसको पूरा, जो लॉजिकल रीजनिंग का जो मेन चीज़ें हैं वो निगमनात्मक तर्क पर आधारित है। हम न आगमनात्मक तर्क की व्याख्या करते हैं और न ही ऑब्जेक्टिव रीजनिंग की व्याख्या करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का जो बेस होता है वो निगमनात्मक तर्क होता है, यानी कि हम जनरलाइजेशन से स्पेसिफिकेशन की ओर जाते हैं, स्पेसिफिक की ओर जाते हैं, यानी कि यहाँ पर सामान्यीकरण से लेकर जो है विशिष्ट की ओर जाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग होता क्या है। आज मैं छोटा वीडियो लूंगा, लेकिन कल से मैं, ठीक है, सभी एक एक टॉपिक को बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, आप चाहो तो मैं लाइव क्लास भी इतने बजे ले सकता हूँ, लाइव क्लास। आप कमेंट्स में बताएं और मुझे व्हाट्सअप भी करें 9131922789। बहुत अच्छे अच्छे लोग इसको नहीं बता पाते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल में देखिए। ठीक है, इसके बारे में बहुत कम वीडियो मिलेगा कि ऑब्जेक्टिव रीजनिंग क्या होता है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मुझे मैसेज लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि सर मुझे फ़ायदा हुई है या हुआ है। आप रेगुलर इसका वीडियो लाइए या लाइव क्लास लीजिए। अब इसको हम विवेचनात्मक तर्क कहते हैं। देखिएगा तीन प्रकार के
तीन प्रकार की चीजें होती है। सबसे पहला यहाँ पर जो है, पहला जो होती है आधार वाक्य एक, आधार वाक्य, आधार वाक्य एक, या इसको प्रीमाइज कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, प्रीमाइज होता है। जैसे सभी व्यक्ति चतुर हैं, सभी व्यक्ति चतुर हैं, मान लीजिए ये आधार वाक्य है। और दूसरा आधार वाक्य होता है, दूसरा आधार वाक्य, ठीक है, यहां पर जो है ये भी प्रीमाइज का है, इसको प्रीमाइज, राम एक व्यक्ति है, राम एक व्यक्ति है, ये हो गया। तो इसका जो निष्कर्ष निकलता है, इसका जो निष्कर्ष निकलता है, राम चतुर व्यक्ति है, राम चतुर व्यक्ति है, ये होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है मेजर प्रीमाइस है। हम बताएंगे मेजर प्रीमाइस क्या होता है, माइनर प्रीमाइस क्या होता है, ये मेजर प्रीमाइस है, ठीक है, और ये माइनर प्रीमाइस है। इसको हम बताएंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में, जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसमें हम मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, मेजर टर्म क्या होता है, माइनर टर्म क्या होता है। तो यहां पर दो चीजें समझिएगा, ठीक है, यानी कि दीर्घ आधार वाक्य यानी कि मेजर प्रीमाइस स्पष्ट है, ये मान लीजिए स्पष्ट है, लेकिन लघु आधार वाक्य और निष्कर्ष केवल संभावित हो। ये जो आधार वाक्य जो माइनर प्रीमाइस है, माइनर प्रीमाइस और कंक्लूजन दोनों क्या हो, संभावित हो। यानी कि दीर्घ आधार वाक्य मेजर प्रीमाइस, ये जो ऑब्जेक्टिव रीजनिंग होता है, हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेजर प्रीमाइस यदि स्पष्ट है, स्पष्ट है, लेकिन माइनर और कंक्लूजन अस्पष्ट हो, यानी कि संभावित हो, माइनर अब्लिक कंक्लूजन, हमेशा ध्यान देना, ये संभावित हो, संभावना पर आधारित हो, तो हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रीजनिंग है। जैसे उदाहरण के रूप में, यदि आपको अपने घर में आधा खाया हुआ सैंडविच मिलता है, आधा खाया हुआ, यानी कि किसी ने आधा खाया और टेबल में छोड़ दिया, तो आप संभावना का उपयोग करके यह तर्क दे सकते हैं कि आपके जो बच्चा है, बेटा है, उन्होंने सैंडविच बनाया था और उसे एहसास हुआ कि उसे काम के लिए देर हो गई है और उसने इसे खत्म करने के पहले छोड़ दिया। यानी कि उनको जल्दी जल्दी ऑफिस जाना था या कॉलेज जाना था या स्कूल जाना था, उन्होंने देखा भाई कि समय हो चुका है, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा खाया और रख के चला गया। तो इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव रीजनिंग के नाम से जानते हैं, शायद मुझे लगता है। यानी कि जो माइनर है, माइनर प्रीमाइस है और कंक्लूजन है, वो दोनों संभावना पर आधारित होना चाहिए, संभावित है, ठीक है। पहला सेंटेंस तो पता है कि सैंडविच जो है आधा खाया हुआ है, आधा नहीं खाया हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है। और माइनर, माइनर तो जो माइनर जो प्रीमाइस होगा कि उनका बेटा आधा खाया है, आधा खाया है, आधा छोड़ दिया है। तो निष्कर्ष हम जो निकाल रहे हैं, ठीक है, काम की देरी हो जाने से उन्होंने आधा खाया और आधा नहीं खाया, यानी कि संभावना व्यक्त होनी चाहिए, ये फिक्स नहीं है। तो इसीलिए यहां पर जो है ऑब्जेक्टिव रीजनिंग बनता है। तो दोस्तों हम कल आपको बताएंगे ये मेजर प्रीमाइस क्या होता है, माइनर प्रीमाइस क्या होता है, माइनर टर्म क्या होता है, मेजर टर्म क्या होता है, मध्यम जो आपका मध्यम पद, ठीक है, दीर्घ पद, लघु पद, मध्यम पद क्या होता है, इनके बारे में हम समझेंगे। यानी कि कल से हम पढ़ेंगे डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग का जो आधार है अरिस्टोटल का डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है दोस्तों। आज ये एक प्रकार के फाउंडेशन लेक्चर था और कल से हम लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करें
यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।